नमस्कार दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरे चैनल पर लगातार जुड़े हुए हैं और आपको एक से एक बढ़िया से बढ़िया वीडियो मिल रहे होंगे जिसमें मैं मैक्सिमम चीज़ें इस तरह की लेके आता हूं, जैसे बुक की समरीज़ हैं या किसी धार्मिक ग्रंथ के बारे में हैं, धार्मिक स्टोरीज़ हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं। इस तरीके के ऑडियो के रूप में मैं लेके आता हूं ताकि आपके कम एमबी खर्च में आप उस पूरी जानकारी को हासिल कर सकते हैं। आज के समय में लोगों के पास में समय की बहुत कमी होती है और समय की कमी के कारण चाहते हुए भी पुस्तकें पढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आपके लिए यह ऑडियो बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि इसमें मैंने कई सारी बुक्स की समरी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में पूरे बुक का जिस्ट आपके लिए तैयार करने की कोशिश करी है। आज की पुस्तक है 0 to 1। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के क्या क्या नियम हो सकते हैं और उसको 0 से 1 तक कैसे पहुंचाया जाता है। इस पुस्तक में यही सारी जानकारी दी गई है। पीटर हिल द्वारा लिखी गई यह पुस्तक आपको आगे बताएगी कि कैसे किसी भी बिजनेस को शुरू किया जाए और कैसे एक 0 से लेके 1 तक उस बिजनेस को पहुंचाया जाए। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के नियम अपनी कंपनी शुरू करने से पहले खुद से पूछें। बिजनेस स्टार्टअप कैसे करें 0 to 1। इस तरीके की कई सारी पुस्तक पीटर हिल ने लिखी हैं। दोस्तों, आइए इस बुक की समरी बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में आपके लिए पेश करता हूं। पीटर थियल एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहे थे। तभी वहां पर बैठा हुआ एक स्टूडेंट जिसका नाम ब्लैक मास्टर था, वह उस लेक्चर का नोट्स बना रहा था। लेक्चर खत्म होने के बाद उसने उस नोट्स को अपने फ्रेंड जॉन में शेयर किया। वह नोट्स लोगों को इतना पसंद आया, वो नोट्स बहुत जल्दी कैंप में फैल गया। इसके बाद पीटर थियल ने ब्लैक मास्टर के साथ मिलकर एक बुक लिखी जिसका नाम 0 to 1 है। यह बुक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट बुक में से एक है। यह बुक एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो आपको बताएगी अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसे शुरू कैसे करें। यह बुक आपको एकदम शुरुआती कदमों से लेकर आखिरी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगी। पीटर थियल एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, ग्रेट बिजनेसमैन हैं। इसी के साथ एक ऑथर भी हैं। पीटर थियल ने एलन मस्क के साथ मिलकर पेपल की शुरुआत भी की थी, जो कि आज $100 मिलियन के वैल्यूएशन वाली एक कंपनी है। इसके बाद उन्होंने पेलेंटिर टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी शुरू की जो आज अपना IPO लॉन्च करने की स्टेज पर है। तो हम कह सकते हैं कि हम जिस व्यक्ति से गाइडेंस ले रहे हैं वह वाकई में हमें सही डायरेक्शन देने के लिए एक बहुत ही काबिल इंसान है। 0 से 1 तक जाने का मतलब कुछ न कुछ होने से कुछ होने तक पहुंचना है। यह एक बहुत बड़ी जंप है, बल्कि 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक पहुंचाने में भी बड़ी जंप है। 0 से 1 तक जाने का ही एक मैजिक है जो आपको डार्कनेस खत्म करने में मदद करता है। इस बुक में पीटर ने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए अपने अनुभव की बात की है। उन्होंने इस संबंध में आइडिया और सजेशन भी दिए हैं। इस पुस्तक में ऑथर ने बताया है कि हम अपने बिजनेस को लेकर 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। पहला डायरेक्शन 1 से n तक, दूसरा डायरेक्शन है 0 से 1 की तरफ। 1 दिखाता है सब कुछ मौजूद होना, जबकि 0 दिखाता है कुछ भी मौजूद न होना। मान लीजिए कि मार्केट में पहले से बहुत सी कंपनियां हैं जो कोल्ड ड्रिंक बनाती हैं, तो यह 1 की स्थिति दर्शाता है, यह सब कुछ पहले से मौजूद है। आपको इस मार्केट में सब कुछ पता है, बोतल कैसी होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा होना चाहिए, कहां पर ज़्यादा बिकती है, इसका कितना बड़ा मार्केट है, फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर आप कोल्ड ड्रिंक बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1 से n तक की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि जो चीज़ पहले से मार्केट में थी, आप उसी चीज़ की एक और कॉपी बनाने जा रहे हैं। एक लाइन में अगर कहा जाए, आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसको कैसे करना है इसका पूरा नॉलेज आपके पास है, तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। इसके ऑपोजिट 0 to 1 की तरफ जाना क्या होता है? जब आप इनोवेटिव करके कोई चीज़ बना रहे हैं जो पहले से मार्केट में नहीं थी, तब आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके सामने बहुत सी अनप्रेडिक्टेबल होगी।
आपको नहीं पता होगा कि यह काम कैसे करना है, क्या यह सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको 0 से 1 जाना ही होगा। अब समझते हैं व्हाट इज़ मार्केट मोनोपोली। पीटर थियल ने जब पेपल की शुरुआत की तो मार्केट में किसी ने सोचा ही नहीं था कोई ऐसी सर्विस बनानी चाहिए जो पूरी दुनिया में पेमेंट सिस्टम को एकदम इजी बना दे। दूसरे लोग इस डायरेक्शन में सोचने में सक्षम नहीं थे, इसलिए पेपल आज मार्केट में मोनोपोली है। बिजनेस फुल स्पीड में है तभी ग्रो करता है जब उसकी मार्केट में मोनोपोली हो। आपको अगर इकोनॉमी की थोड़ी सी जानकारी हो तो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का कंसेप्ट पता होगा। मोनोपोली वह सिचुएशन होती है जहाँ किसी प्रोडक्ट का मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होता है। ऐसी कंडीशन में मोनोपोलिस्ट पूरे मार्केट को कंट्रोल में रख सकता है। वहीं परफेक्ट कंपटीशन वह सिचुएशन है जहां मार्केट में एक ही चीज़ के बहुत से सेलर होते हैं। सभी सेलर्स को मार्केट के साथ चलना पड़ता है। कोई अपनी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता क्योंकि कस्टमर फिर वही चीज़ दूसरे सेलर से कम दाम में खरीदने चला जाएगा। हमें बढ़ाया जाता है। मोनोपोली कस्टमर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है क्योंकि कस्टमर को मोनोपोलिस्ट की मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है। मोनोपोली के कारण दूसरे छोटे बिजनेस खत्म हो जाते हैं। वहीं परफेक्ट कंपटीशन में कीमतें भी कंट्रोल में होती हैं, प्रॉफिट भी सब बराबर कमाते हैं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई गई बातों की तरह यह बात भी एकदम गलत है। ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो परफेक्ट कंपटीशन कीमतों को गिराता है। इससे बिजनेस का प्रॉफिट कम होता चला जाता है। जब बिजनेस कम कमाएगा तो वह अपने एम्प्लॉयज़ को भी कम सैलरी देगा। वही अगर बिजनेस कोई कंपटीशन फेस नहीं करेगा तो अपना ध्यान अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर में भी दे पाएगा। गूगल इस चीज़ का जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। मोनोपोली ऐसे ही नहीं बन जाती। जब कोई बिजनेस सुपीरियर क्वालिटी का सामान बेचता है तभी कस्टमर दूसरे सस्ते प्रोडक्ट की जगह उसके प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा कीमत देने को तैयार हो जाता है। एप्पल इस बात का ताज़ा उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि मोनोपोली को हटाया नहीं जा सकता। मोनोपोली बनाए रखने के लिए लगातार अच्छे प्रोडक्ट रहने पड़ते हैं, वरना कोई और छोटा सा बिजनेस अच्छे प्रोडक्ट बनाकर हमारी मोनोपोली को हटा सकता है। आइए समझते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर न्यू बिजनेस, वो है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ आपके पास हो। इसका ट्रेडमार्क और कॉपीराइट सब आपके पास ही है, जिससे कोई और उस टेक्नोलॉजी को यूज ना कर पाए। अगर ऐसा होगा तो आपके कॉम्पिटिटर आपके प्रोडक्ट की कॉपी नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी आपके कॉम्पिटिटर से कम 100 गुना अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी टेक्नोलॉजी दूसरों से थोड़ी सी अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्ट भी दूसरों के प्रोडक्ट से थोड़ा ही बेटर दिखेगा। फिर इसको बेचने में आपको दिक्कत ही होगी। एग्जाम्पल के लिए हम अमेजोन को देख सकते हैं। अमेजोन जब स्टार्ट हुई तब किसी भी बुक स्टोर से 10 तो क्या सैकड़ों गुना ज़्यादा बुक ऑफर कर रही थी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर न्यू बिजनेस इज नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट वह फेनोमेना है जिससे कि एक प्रोडक्ट को जितने ज़्यादा यूज़र्स बढ़ते हैं उतनी ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। जैसे कि फेसबुक, जब सबसे पहले आपके किसी फ्रेंड ने फेसबुक पर आईडी बनाई होगी तब उसके लिए वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने बाकी लोगों को भी फेसबुक चलाने का सजेशन दिया होगा। बाकी लोगों के जुड़ने के बाद उसका एक्सपीरियंस और भी बेटर होता गया। जब इस चीज़ का फ़ायदा यह है, अगर हम कोई दूसरा नेटवर्क लॉन्च होता है तो वह इतना पॉपुलर नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा सारा नेटवर्क तो फेसबुक पर है। सेम इसी कारण व्हाट्सएप चलाना भी छोड़ नहीं सकते। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर न्यू बिजनेसेस, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसका मतलब है आपके बिज़नेस के बड़े होने की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बिज़नेस एक लिमिट के बाद बड़ा होना बंद हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाएगा। आपके बिज़नेस में इकोनॉमी ऑफ स्केल ऐसी होनी चाहिए, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहे लेकिन बिज़नेस स्केल भी होता रहे। इसी चीज़ के लिए हमने ई बुक्स का एग्जाम्पल भी देखा। एक नॉर्मल किताबों का पब्लिशर किताबों की फ़िज़िकल कॉपी छापेगा जो कि एक लिमिटेड मार्केट में ही अवेलेबल होगी। अगर उसके किताबों की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो उसको और किताबें छापनी पड़ेगी, जिससे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। वहीं जो पब्लिशर ई बुक सेल करेगा वह उसकी ई बुक दुनिया में कहीं भी खरीदी जा सकती है। ज़्यादा डिमांड होने पर न कभी उसका स्टॉक ख़त्म होगा, न ही उसे दोबारा से किताबें छापनी पड़ेगी। तो इस टाइप की इकोनॉमी ऑफ स्केल आपको
भी अपने बिजनेस में रखनी चाहिए। द फोर्थ करेक्टरिस्टिक फॉर न्यू बिजनेस इज ब्रांडिंग। आपके बिजनेस का एक ब्रांड होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग अपने आप को ब्रांड इमेज से जोड़कर देखते हैं। फिर जो ब्रांड उसकी पर्सनैलिटी से मैच करती है वह उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम फास्ट ट्रैक को ले सकते हैं। टाइटन वैसे तो हर एज ग्रुप के लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन फास्ट ट्रैक की पोजीशनिंग कुछ ऐसा है कि वह ब्रांड पूरे तरीके से यंगस्टर्स के लिए बनी हुई दिखती है। इसलिए कॉलेज स्टूडेंट्स फास्ट ट्रैक के प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ब्रांड बिल्ड करने से पहले आपको अच्छा प्रोडक्ट बनाना ज़रूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब होगा तो आपको मार्केटिंग में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। द सीक्रेट ऑफ 0 to 1। 0 to 1 की तरफ जाने के लिए आपको कुछ सीक्रेट्स पता करने हैं, क्योंकि 0 से 1 की तरफ जाने के लिए आप कुछ नया तैयार कर रहे होते हैं। आप जो बना रहे हैं या लेकर आ रहे हैं वह इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अभी तक उसे दुनिया में किसी ने बनाया ही नहीं है। किसी ने अभी तक उसे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि किसी को उसके बारे में पता ही नहीं था। जो बात आपको पता है सीक्रेट होती है, इसलिए आप जो ढूंढ रहे हैं वह सीक्रेट है। आपका काम है उस सीक्रेट को पता करना। जैसे कि एयरबीएनबी आने से पहले होटल बिजनेस कई सदियों से चलते आ रहे हैं, लेकिन इतने सालों के बाद भी किसी को यह पता नहीं था। अगर ट्रैवलर्स को कम कीमत पर किसी अनजान व्यक्ति के घर भी रहने का मौका मिले तो वह होटल की जगह उस घर में रहना पसंद करेगा। होटल्स पर होटल्स खोलने वाले के दिमाग में भी यह बात नहीं आई। शहरों के किनारे कितने सारे घरों में मेहमानों के रुकने की जगह तो होती है, वही जगह टूरिस्ट को रुकने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल की जा सकती। लेकिन एयरबीएनबी का सीक्रेट इस डिमांड और सप्लाई पर चला गया। अब वह पूरी दुनिया में होटल खोले, पूरी दुनिया में टूरिस्ट को लोकल जनता के घरों में रुकवा कर अपना बिजनेस चला रहे हैं। फाउंडेशन ऑफ द कंपनी ऐसे इंसान के साथ स्टार्ट करें जिससे आप पहले से जानते हो, जिससे आपकी अच्छी बनती हो, वरना छोटी छोटी कहावत सुनने के कारण आपकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। कंपनी की ऑनरशिप, पोजीशनिंग और कंट्रोल में कोई कन्फ्यूजन ना होने दे, यह बात हमेशा क्लियर रखें। कंपनी का लीगल ऑनर कौन हो, रोज़ के ऑपरेशन कौन संभालेगा, कंपनी के बाकी बाहरी अफेयर्स कौन देखेगा। ऐसा करने से भी आगे झगड़े होने के चांस कम होंगे। हमेशा फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को ही हायर करें। पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोगों से आपकी कंपनी की प्रोग्रेस को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए उनके ऑब्जेक्टिव ही अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होंगे। कंपनी के फाउंडर या सीईओ को बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं अलॉट करनी चाहिए। अगर सैलरी बहुत ज़्यादा होगी तो कंपनी के इनिशियल टाइम में कंपनी का कैश सैलरी देने में ही चला जाएगा। अगर कंपनी का सीईओ खुद ही ज़्यादा सैलरी दे रहा है, उससे यह दिखाई देता है कि उसका इंटरेस्ट कंपनी को आगे बढ़ाने में कम, पैसे कमाने में ज़्यादा है। अगर कंपनी में इनिशियल एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी के साथ इक्विटी भी अलॉट कर रहे हैं, किसको कितनी इक्विटी मिल रही है यह बात हमेशा कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे की इक्विटी के बारे में पता होगा तो उनमें अपनी जॉब को लेकर डिससेटिस्फेक्शन आ सकता है। किसी भी एम्प्लॉयज़ को अगर यह पता लगेगा उससे कम टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को उससे ज़्यादा इक्विटी मिली है, या तो जॉब छोड़ देगा या वह पूरी ईमानदारी से काम करना बंद कर देगा। कंपनी मार्केटिंग, इससे हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में किस टाइप की मार्केटिंग करनी चाहिए। मार्केटिंग करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। कॉम्प्लेक्स सेल्स तब होगी जब आपकी डील्स लाखों और करोड़ों में हो। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो तो उसे सेल्स और प्रोग्रेस की बहुत लंबी है, तो आप कॉम्प्लेक्स सेल्स में डील कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जो खरीदार होगा वह सीधे कंपनी से बात करना चाहेगा, किसी सेल्समैन से नहीं। अगर आप ऐसी कंपनी के मालिक हैं तो आपको कस्टमर से डील करनी पड़ेगी। पर्सनल सेल्स वो होती है जिसमें सेल्समैन ही क्लाइंट ढूंढता है और उनसे डील भी करता है। सेल्समैन तब अपॉइंट किया जाता है जब आपकी कंपनी थोड़े महंगे प्रोडक्ट बेच रही है। इंश्योरेंस और फाइनेंस की कंपनी में सेल्समैन इसलिए अलॉट होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू तो ज़्यादा होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। एडवर्टाइजमेंट तब की जाती है जब प्रोडक्ट बहुत लो प्राइस की हो, जैसे कि ग्रोसरी और कॉस्मेटिक आइटम्स की। उसमें हम केवल एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। इसको बेचने के लिए हमारे पास सभी सेल्समैन कभी नहीं आता। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कम पैसों में बहुत सारे लोगों तक हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस पहुंच जाती है। वायरल मार्केटिंग तब होती है जब प्रोडक्ट की कोर फंक्शनैलिटी उसके यूजर्स को
अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट करने के लिए इनकरेज करती है। यह मार्केटिंग सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा तेज होती है। अगर यूज़र्स को ज्वाइन करने और इनवाइट करने की प्रोसेस एकदम इजी होगी तो आपके प्रोडक्ट की वायरल मार्केटिंग होने के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इनवाइट एंड अर्न वाले ऐप अपनी वायरल मार्केटिंग ही करते हैं। 7 क्वेश्चंस इन दिस बुक बिफोर स्टार्टिंग अ कंपनी, जो कि हर इंसान को जानने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कंपनी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके पास ये 7 सवाल अपने आप से पूछिए जो ऑथर ने बताए हैं। क्या आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जो बाकियों से बिल्कुल कई गुना बेहतर है? क्या आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सही समय है? कहीं आप समय से बहुत पीछे या आगे तो नहीं चल रहे? छोटे से मार्केट में सही, क्या आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं? क्या आपके साथ जो टीम है उसमें सही लोग हैं? क्या आपके पास प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर व डिस्ट्रीब्यूट करने का सही प्लान है? क्या आपका बिजनेस आगे आने वाले 10-20 साल तक अपनी पोजीशन बना रखेगा? क्या आपने ऐसा सीक्रेट ढूंढ लिया है जिस पर अभी तक किसी की नज़र तक नहीं गई है? दोस्तों, यह एक 0 to 1 बुक का सार था जो किसी भी नए एंटरप्रेन्योर्स या नई कंपनी स्टार्ट करने वाले बिजनेसमैन के लिए मदद कर सकता है। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें यदि आप किसी बुक की समरी सुनना चाहते हैं, कोई बढ़िया बुक है जिसकी समरी आप सुनना चाहते हैं तो 10 से 15 मिनट में उसका पूरा सार निकाल कर आपके समक्ष पेश कर दिया जाएगा।